स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब लेक्चर में। और इस लेक्चर में ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देख लिया है। तो हमने देख लिया कि ऑपरेटर्स कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है और टाइप कास्टिंग। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम अब क्या करेंगे, धीरे धीरे अब हम ऑपरेशन को परफॉर्म थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करेंगे। पहले हमने केवल प्लस माइनस किया हुआ था, अब थोड़ा उससे अच्छे लेवल पर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि देखिए, कंडीशन होता है कि अगर ये हो तो ठीक है, अगर ये ना हो तो कोई चीज़ और हो जाए। मतलब कंडीशन होता है ना कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा ना हो तो ऐसा हो। तो उसी टाइप में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें इफ एल्स कंडीशन होता है। इफ का मतलब होता है कि यदि अगर ये हो तो ठीक है, नहीं तो एल्स वाला कंडीशन चल जाए। क्लियर है? तो इन सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे, कैसे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करते हैं। और इसमें 3 टाइप्स के हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या-क्या होती है। एक इफ होता है जो केवल और केवल चेक कंडीशन, केवल ट्रू कंडीशन को चेक करता है। और हमारा एक इफ एल्स कंडीशन होता है और दूसरा हमारा नेस्टेड होता है। नेस्टेड मतलब होता है कि सिमिलर सा ही होता है। नेस्टेड मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर भी कोई और यूज़ कर लें तो उसको हम नेस्टेड बोलने लगते हैं। और नेस्टेड आपको टर्म्स जो है वो कई जगहों पर देखने को मिलेगा। नेस्टेड का मतलब होता है कि ऐसा समझिए कि सिमिलर वही सारी चीज़ें वही चलेंगी, कांसेप्ट वही रहेगा। मतलब उसी के अंदर उसी चीज़ का मतलब सिमिलर चीज़ रहेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे प्याज़ होता है, प्याज़ के ऊपर का अगर आप उसको लेयर छुड़ाएँगे तो उसके जैसा ही एक नीचे लेयर रहता है ना, सेम वही कांसेप्ट होता है। कि जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट रहता है तो उसके इफ के अंदर भी एक दूसरा इफ एल्स मिल जाएगा आपको, वही नेस्टेड है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें हम देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। और स्विच केस स्टेटमेंट काफ़ी, अगर हम एग्ज़ाम की लेवल बात करें तो माइनर जो एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, माइनर और मेजर, तो स्विच इस केस स्टेटमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, हमने देखा था। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब तक बेसिक चलती रहती हैं तो बेसिक में हम क्या ही क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से अच्छे लेवल क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशंस चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन्स अच्छे वही हैं जो आपके लॉजिक को डिमांड करे, कि मतलब आप खुद अपना लॉजिक लगाइए उसमें, उसको आप खुद सॉल्व करिए, वही तो अच्छा क्वेश्चंस होगा। तो यहाँ पर आप जाकर के अच्छा लॉजिक लगाएँगे कि हम कैसे चीज़ों को इंसर्ट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को आउटपुट देंगे, मतलब इनपुट लेंगे यूज़र से फिर आउटपुट देंगे। तो यहाँ से अच्छा लेवल क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर्स का अगर पीडीएफ लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें क्या-क्या मिल जाएँगे आपको, उसमें आपको पीडीएफ लिंक्स मिल जाएँगे और स्लाइड नोट्स मिल जाएगा। आपको ये जो स्लाइड्स में आप जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा। माइंड मैप ये होता है कि वो एआई जनरेटेड है, और वहाँ से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो क्या होगा कि जितनी भी ये हमारे इफ एल्स के कंडीशनमेंट स्टेटमेंट्स है, सारी चीज़ें जितनी भी हैं उसमें आपको एक पेज में मिल जाएँगे। वहाँ से आप जाकर के उसको एग्ज़ाम टाइम में अगर रिवाइज़ करना हुआ, तो जैसे हमको पूरे चीज़ें अगर शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, तो वहाँ से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकी उसमें सारी चीज़ें अच्छे से हमने डिज़ाइन कर रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई मतलब वैसा कुछ है नहीं, बस आप अगर वीडियो को लाइक कर दें, तो वही बड़ी बात है। तो चलिए। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आज का है हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और ये इस लेक्चर में हम खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। नेस्टेड इफ़ क्या होता है, जब हम एक कंडीशन के अंदर, मतलब एक इफ़ के अंदर हम दूसरा जब इफ़ यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ़। और स्विच केस स्टेटमेंट देखेंगे क्या होता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये रहा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कितने टाइप्स के हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं? देखिए, पहला तो होता है इफ़, जिसमें जिस स्टेटमेंट में केवल इफ़ लगा होता है, केवल सिंपल इफ़, इसमें एल्स नहीं लगा होता है, केवल हम इफ़ से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये तब यूज़ होता है कि जब केवल और केवल एक ही कंडीशन चेक होता है, मतलब उसका आउटपुट केवल और केवल यस ही आए या ही नो भी आए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसका 2 आउटपुट्स आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं केवल और केवल इफ से। और इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ यूज़ करते हैं?
जैसे किसी का 2 आउटपुट्स आना हुआ, इफ़ यानी अगर ट्रू हुआ तो ये होगा, अगर फ़ॉल्स हो तो ये प्रिंट कर दो, या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना हो कि अगर ट्रू हो तो ये कर दो, अगर फ़ॉल्स हो तो ये कर दो। अगर 2 इसके आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है तो इसको यूज़ करते हैं। और नेस्टेड इफ एल्स कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर एक कंडीशन चेक होने के बाद जब दूसरी कंडीशन चेक होती है। एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि अगर हम मान लेते हैं कि पर्सन है जिसकी एज 18 से ऊपर है। देखिए, अगर मान लेते हैं अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो आप 18 से ऊपर हों, यहाँ पहली कंडीशन चेक होती है, फिर इसी के अंदर ही दूसरी कंडीशन चेक होती है कि आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 18 से ऊपर हैं तो हर एक पर्सन जो 18 से ऊपर है तो वो कार ड्राइव कर सकता है। नहीं, उसके पास लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं। नेस्टेड मतलब होता है कि पहले एक कंडीशन चेक हुआ, फिर उसके आगे दूसरा कंडीशन चेक होता है। तो वहाँ पर हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। और इफ़ एल्स लेडर क्या होता है? इफ़ एल्स लेडर का मतलब होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो चेक करने के लिए। जैसे कि ये हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में होता है। तो जैसे कि अगर आपका नंबर 90 और 90 से अबव रहता है तो वो ग्रेड ए होता है, फिर ग्रेड बी मिलता है, फिर ग्रेड सी मिलता है। तो हम ढेर सारी कंडीशन चेक करते हैं। तो इसमें हम एल्स इफ लेडर का यूज़ करते हैं। और स्विच केस स्टेटमेंट क्या है? ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, इफ एल्स के जैसे ही, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। थोड़ा-सा डिफरेंस क्या है कि ये केस बेस हो जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। केस बेस क्या होता है कि ये हम अलग-अलग जैसे कि कंडीशंस रहो लिखे होते हैं इसमें कि अगर ये कंडीशन मैच हुआ तो ये कर दीजिए, अगर ये कंडीशन मैच हुआ तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करिए। तो ये केस बेस होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इन सभी को हम चलिए डिटेल में समझते हैं कि इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे हम, इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ भी लेते हैं। इफ स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन वन कंडीशन इज़ ट्रू। जब हमको एक कंडीशन इसका ट्रू होता है, ट्रू है कि नहीं है, इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कंडीशंस लिखा हुआ होता है कि अब जिस कंडीशन को जब हम चेक करना चाहते हैं कि इफ़ ये हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमको चेक करना होता है कि कोई यूज़र ने कुछ चीज़ें इनपुट किया कि नहीं किया। तो जैसे यहाँ पर है कि ए है कि नहीं है, अगर ए है तो ये हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो अगर ए है तो ये परफॉर्म कर दो, इसके बाद अगर नहीं है तो इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा होता है यहाँ पे, केवल और केवल सिंगल स्टेटमेंट होता है, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। जब ये ब्लॉक जब ट्रू होगा तो ही हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप ऑपरेटर पढ़ कर आए हैं तो यहाँ पर अगर ए इजकल टू हमको दे दिया गया है इंट ए। तो इंट ए इजकल टू, एक सेकेंड हम इसका थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये तब होता है जब हमको केवल-केवल एक ही स्टेटमेंट को मतलब एक कंडीशन को चेक करना हो, हमको दूसरे कंडीशन को नहीं चेक करना है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर हमको पॉजिटिव नंबर, अगर कोई यूज़र से हम एंटर कराते हैं नंबर, अगर मान लेते हैं कि कोई ए नंबर है, ए इक्वल टू 10 है, तो ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है? केवल और केवल एक ही हमको स्टेटमेंट चेक करना रहता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ ए इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हमको केवल केवल एक ही चेक करना हुआ तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं पॉजिटिव। अगर केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट चेक करना हुआ तो हम यहाँ पर इस कंडीशन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। देखिए, हमारा जो मेन है, मेन कंडीशन यहाँ पर चेक हो रहा है कि क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं है। अगर 0 से बड़ी होगी तो ही ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। और इसमें केवल और केवल एक ही कंडीशन चेक हो करते हैं। इसका ए एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं होता है इसमें। अगर एल्स वाला होता तो अगर प्रिंट पॉजिटिव हुआ, अदरवाइज नेगेटिव होगा नंबर, या 0 भी हो सकता है। तो इसमें हमारा कंडीशन केवल एक ही चेक होता है, ये एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं रहता है। केवल और केवल सिंगल भी रन ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इफ़ के साथ एल्स आना ज़रूरी है। इफ़ के साथ एल्स अगर नहीं भी आता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ केवल और केवल एक कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक बार इफ़ आपने यूज़ कर लिया तो केवल और केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। इसका मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे अगर हमको दूसरा स्टेटमेंट चेक करना हुआ तो भी हम इफ़ का नीचे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके आगे भी हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे भी हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो मल्टीपल टाइम्स इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? आगे है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि इसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो फिर ट्रू आए या फिर फॉल्स आए। अगर ट्रू आता है तो ट्रू आने पर क्या कौन-सा ब्लॉक चलेगा? इफ़, क्योंकि कंडीशन तो यही चेक करता है। एल्स तो वो होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर दो, ये होता है। क्योंकि एल्स तो कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा है। कंडीशन जो चेक करता है वो तो इफ़ वाला ब्लॉक करता है। इफ़ वाला ब्लॉक फॉल्स होने पर तब तो आता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, कंडीशन चेक करने का काम तो ये करता है इफ़ वाला ब्लॉक। इसमें क्या करता है कि अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इवन और ऑड कर लेते हैं कि क्या वो नंबर इवन है या फिर ऑड है नंबर। कोई अगर नंबर है, एन नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर एन है, तो अगर एन जो 2 से डिवाइड करने पर, क्योंकि ये क्या देता है? ओनली रिमाइंडर देता है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो ये नंबर क्या है? इवन है। ये नंबर इवन है। अगर ये डिवाइड नहीं हो पाता है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है, और एल्स वाले में डायरेक्ट यहाँ पर कंडीशन नहीं चेक होता है, बल्कि ये प्रिंट हो जाता है ऑड नंबर कि ये अगर ये नंबर इवन नहीं है तो ऑड होगा। अगर हमको फिर से इसका कंडीशन चेक करना है तो फिर से हम इफ वाला ब्लॉक लिखेंगे। जैसे इसे हम आगे नेक्स्ट समझेंगे, क्योंकि अगला ये वाला यही है, क्योंकि एफ इफ एल्स का जो लेटर यूज़ करते हैं तो यही कंडीशन चेक होता है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जो भी कंडीशन होगा वो चल जाएगा। अगर ये वाला ट्रू नहीं होता है तो ये वाला ब्लॉक हमारा रन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये होता है रन व्हेन ट्रू। जब ये ट्रू आए तो ये चलेगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स आता है तो ये वाला ब्लॉक रन होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉल्स ब्लॉक ये है, ट्रू ब्लॉक ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इफ़ एल्स इफ लेडर। इसका देखिए कहाँ पर यूज़ होता है एल्स इफ लेडर में। इसमें जो होता है मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस मतलब हर एक कंडीशन को हमको चेक करना रहता है। तो कैसे चेक करते हैं? एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी हमको। देखिए, हर एक स्टेप में हमको कंडीशन चेक करना हो तो इसका यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हम इफ़ का यूज़ करते हैं और फिर एल्स का यूज़ करते हैं तो इसमें हर एक स्टेप पर कंडीशन नहीं चेक होती है। कंडीशन तो केवल और केवल इफ वाला ब्लॉक करता है, एल्स वाला ब्लॉक तो कंडीशन चेक ही नहीं करता है, ये केवल और केवल प्रिंट कर देता है। या फिर जो भी हो, अगर ये कंडीशन नहीं रन होता है तो ये वाला रन हो जाता है। इसमें कंडीशंस नहीं चेक होती हैं। कंडीशन कहाँ चेक होती है? तो कंडीशन चेक होता है हमारा एल्स इफ लेडर में। एल्स इफ लेडर क्या होता है कि जब हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम यूज़र से करवाते हैं इंट मार्क्स। हमने मार्क्स लिया यूज़र का, और हमने मार्क्स को हमें चेक करना है। तो मार्क्स को हमको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? अगर इफ़ मतलब अगर, अगर मार्क्स इसका, अगर ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पर हम ग्रेड प्रिंट कर देंगे ए। अगर मान लेते हैं 90 से नीचे है और 80 से ऊपर है तो 90 और 80 के बीच में हम ग्रेड बी प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम करेंगे एल्स इफ। यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। मार्क्स जो हमारा होना चाहिए, जो मार्क्स होना चाहिए 80 से ऊपर होना चाहिए। एंड, ये एंड ऑपरेटर है, इसे आप अगले लेक्चर में पढ़े होंगे। एंड ये, और ये मार्क्स क्या होना चाहिए हमारा? हमारा 90 से नीचे होना चाहिए। अगर ये 80 से ऊपर 90 से नीचे है तो ये हमारा यहाँ पर ग्रेड बी आ जाएगा। इसी इसी टाइप से अगर अगर हमारा मार्क्स जो है कि बिटवीन दिलाई करता है और 70 टू 80 के बीच में है, अगर ये मार्क्स हमारा 70 से ऊपर एंड 80 से नीचे है तो इसमें ग्रेड सी आ जाता है, और उसके बाद ऐसे चेक करते आगे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक स्टेप में चेक करते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक स्टेप में अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, तो मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पे। तो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम एल्स इफ लेडर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि कंडीशन 1 यहाँ पर चेक हुआ, कंडीशन 2 यहाँ पर चेक हुआ, और अंत में हम बाय डिफ़ॉल्ट जोड़ देते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास 3-4 कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी एंटर नहीं किया, या फिर हमारे इस कंडीशन के जो बियॉन्ड कुछ वैल्यू अगर इनपुट आई, तो एल्स वाला हमारा कंडीशन रन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम पहला स्टेटमेंट इफ़ रहता है, बाकी जो जितने भी हम एंटर करेंगे तो एल्स इफ करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने एल्स इफ किया, ऐसे यहाँ पर भी हम एल्स इफ यूज़ करेंगे। आगे ये कंडीशन सभी चेक होती चली जाएंगी। इसे हम एग्ज़ाम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझेंगे।
बाकी यहाँ पे ये जो सिंपल जो लॉजिक है वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं नेक्स्टेड लॉजिक पे। देखिए नेक्स्टेड क्या है, देखिए नेक्स्टेड क्या है, इनसाइड एन अदर इफ इज कॉल्ड अ नेक्स्टेड इफ। देखिए नेक्स्टेड इफ क्या होता है, इसका हम थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक कंडीशन हुआ हमारा इफ से हमारा चेक हुआ यहाँ पे, और इसके अंदर हम इफ कंडीशन चेक करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने यहाँ पर इफ कंडीशन चेक किया, और फिर इसके अंदर भी हम एल्स कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ पर हम एल्स चेक करते हैं। देखिए जब हम एक इफ ऊपर बाहर लगा दिए, एक हमने बाहर लगाया इफ, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है उसको रन कराया, और इसके अंदर हमने इफ एल्स ब्लॉक लिख दिया। तो जब हम एक इफ एल्स के अंदर हम जब दूसरा इफ एल्स लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेक्स्टेड स्टेटमेंट। नेक्स्टेड स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने बाहर वाले पे चेक किया कि आप क्या 18 है, क्या ए ग्रेटर देन 18 है कि नहीं है। अगर आप ग्रेटर देन 18 हैं तो ठीक है, ये ये तो ठीक हो गया, आपके पास आप ग्रेटर देन 18 हैं। बट उसके बाद भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप फिर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइव। अगर है तो, अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर ये ट्रू है तो लिख देंगे आप ड्राइव कर सकते हैं, कार ड्राइव। अगर नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट, फॉल्स वाला भी यहाँ पे लिख देंगे नॉट ड्राइव। पहला स्टेटमेंट तो हुआ कि आप 18 के होने चाहिए, 18 से प्लस होने चाहिए। अगर 18 प्लस नहीं है तो पहली बात तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, आप यहाँ पे आ जाएंगे नॉट ड्राइव। और पहली अगर आप ग्रेटर देन 18 हैं तो आप तुरंत हम नहीं कह देंगे कि आप ड्राइव कर सकते हैं। आपके पास ये भी कंडीशन होना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस हो ही हो, ये तब हो जा करके कंडीशन ट्रू होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है कि आप पास हैं। पहला होती है जैसे आपकी मार्कशीट होती है, आपकी जो कॉलेज की जो मार्कशीट होती है या फिर स्कूल की जो मार्कशीट होती है, उसमें आप पास होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड डिवीज़न से पास हैं या फिर फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है क्या, कि आप पास हैं कि नहीं पास हैं। तो पास होने की जो क्राइटेरिया होती है वो 40 मार्क्स से ऊपर आनी चाहिए आपको। दूसरी क्राइटेरिया होती है कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, तो आप फर्स्ट डिवीज़न से हैं। अदरवाइज़ अगर लेस देन 16 है तो आप सेकंड डिवीज़न से हैं। तो पहले क्राइटेरिया है कि पास हैं कि नहीं पास हैं। अगर पास हैं तो उसके अंदर हम फिर से चेक करेंगे कि क्या आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं या फिर आप सेकंड डिवीज़न से पास हैं। तो ये हमारा है, हो गया सेकंड एग्जांपल। ये हमारा हुआ कंडीशन 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंडीशन 1 हुआ। अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो फॉल्स हुआ तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और एल्स वाले में भी हमने कंडीशन 3 रखा है यहाँ पर। अगर इसके नीचे एल्स वाला ब्लॉक होता यहाँ पे, तो एल्स वाले के अंदर भी हमने इफ और एल्स लगा रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी हमने नेक्स्टेड, क्योंकि ये नेक्स्टेड है। तो यहाँ पर देखिए, देखिए अगर ट्रू हुआ तो हमारा इफ वाले ब्लॉक में आएगा। तो देखिए ट्रू होने पर इफ वाले ब्लॉक में आया, इफ वाला ब्लॉक यहाँ पर रन हुआ, तो इसमें कंडीशन 2 चेक हुआ। देखिए कंडीशन 2 यहाँ पे है। कंडीशन 2 इसमें क्या है कि देखिए पहले कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन 1 मान लेते हैं कि क्या है, कि आप ग्रेटर देन 18 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 18 है तो ये पहला कंडीशन हुआ। तो पहला कंडीशन मान लेते हैं ट्रू हो गया आपके पास। और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो दूसरा कंडीशन चेक हुआ। अगर दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पर हमने कोड जो लिखा है, यू कैन ड्राइव। अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ, तो दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पर हमने कोड लिखा है, यू कैन नॉट ड्राइव। आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि दूसरे कंडीशन में जा करके हम कैसे चेक करेंगे। और फिर तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन हम यहाँ से चेक करेंगे, यू कैन नॉट ड्राइव लिख सकते हैं, या फिर कुछ और कंडीशन अगर हमारे पास दो है तो वहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं नेक्स्टेड ब्लॉक। जैसे ये है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में नेक्स्टेड ब्लॉक हैं। इफ़ के अंदर भी हम दूसरा जब इफ़ एल्स यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेक्स्टेड लॉजिक। ये नेक्स्टेड स्टेटमेंट है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। पहले इन सभी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में हम जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। ये सभी एक-एक क्वेश्चन हैं। अभी आगे हमने इन क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। तो चलिए इसे हम पहले एक कंप्लीट कोड कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कोड कैसे लिखते हैं नेक्स्टेड इफ एल्स का। यहाँ पर हम इसे इरेज करते हैं, इसे कंप्लीट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंट मेन, और यहाँ पर हम स्टूडेंट से इसका प्रिंट कराते हैं इंट मार्क्स। इंट मार्क्स, और देखिए मार्क्स को हम पहले एंटर कराते हैं। तो एंटर कराने के लिए हम पहले प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ।
और लिखेंगे इंटर योर मार्क्स, और इसे हम करेंगे, इसे हम और इसे लगाना ना भूलें, अदरवाइज़ एरर आएगा आपका, ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। और फिर हम स्कैन करेंगे यहाँ पे, स्कैनफ लगाएंगे। स्कैनफ करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, इसका परसेंट डी होता है क्योंकि ये एक इंटीजर है। और यहाँ पर हम एम परसेंट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एम परसेंट नहीं लगाएंगे तो हमें एड्रेस ऑफ मार्क्स नहीं मिल पाएगा और फिर वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब देखिए मार्क्स हमारे पास आ गया है जो हमें चाहिए था। अब हम मार्क्स के बेस पे अब कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम पेन चेंज करते हैं अपना, और यहाँ पर हम कंडीशन चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला तो आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, आपका मार्क्स अगर ग्रेटर देन 14 हुआ तो आप क्या हैं, आप पास हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि आप पास हैं। ठीक है, प्रिंट एफ किया हमने पास। और ये एक स्ट्रिंग है तो इसे डबल कोट्स में लिखेंगे वरना ये एरर आएगा यहाँ पे। अब फिर इसके अंदर हम और एक लॉजिक ऐड करते हैं, इफ़। अब क्या चेक करेंगे, क्या आपका मार्क्स मार्क्स जो है ग्रेटर देन 16 है। अगर ग्रेटर देन 16 है तो आप क्या हैं, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन पास और फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन। और उसके आगे हम ये तो रहा हमारा इफ़ वाला ब्लॉक, और हमारा एल्स वाला ब्लॉक का क्या रहेगा। एल्स वाले ब्लॉक में हम कंडीशन नहीं चेक करेंगे। अगर आप ग्रेटर देन 16 नहीं है तो इसका मतलब 40 के तो आप ऊपर हैं तभी पास हुए हैं, इसका मतलब है कि आप सेकंड डिवीजन पास हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे सेकंड डिवीजन, और फिर हम इसके ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। और देखिए अगर ग्रेटर देन 14 नहीं है इसका मतलब बच्चा फेल हो चुका है। और यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स, ये बाहर वाले का ये इसका एल्स कंडीशन है, क्योंकि इसके एल्स को तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका एल्स क्या है, इसके एल्स को हम आगे लिख देते हैं। हम इसके एल्स वाले कंडीशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। एल्स क्या है, आप एल्स में हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ फेल लिख देंगे, क्योंकि आप फेल हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमने चेक किया कि आप ग्रेटर देन 14 हैं तो पास हैं, अगर ग्रेटर देन 14 नहीं है इसका मतलब आप फेल हैं। हम इसको करेंगे क्लोज, यहाँ पर कर देंगे रिटर्न 0। ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। ये हमारा हुआ प्रॉपर लॉजिक। इस इन सभी क्वेश्चन को हमने आगे ऐड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने उसके लॉजिक को डिस्कस किया तो सोचें कि पूरा कंप्लीट कोड ही कर देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन जो आएंगे हम उन्हें होमवर्क में ऐड कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे, आगे देखते हैं। ये हमारा है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है कि जो इफ़ एल्स जो कंडीशंस थे हमारे वो हमें ब्लॉक में सब कुछ चेक करने के लिए दे रहे थे, मतलब हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती थी, ये करो फिर ये करो। ये क्या करता है, ये एक ही लाइन में सब सिस्टम एग्जीक्यूट कर देता है। अब समझते हैं कि ये एक लाइन का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, देखिए कंडीशंस जो चेक हो रही थी वो जो ब्लॉक में, क्योंकि देखिए हम कंपेयर करके बताएंगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। देखिए ये हमारा है, और यहाँ पर क्या होता था, हमारा कंडीशन चेक होता था, तो इसका जो कंडीशन है वो यहाँ पर चेक होता है। ये रहा हमारा कंडीशन वाला ब्लॉक। अगर ट्रू हुआ, क्योंकि कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कौन सा ब्लॉक होता था, रन होता था यहाँ का। तो जब ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 रन हो जाएगा यहाँ पे। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला ब्लॉक चलता था यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा होता था वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा होगा, वो जो एल्स वाला कंडीशन चलेगा। तो एल्स वाला फॉल्स होने पे यहाँ चलेगा, ट्रू होने पे यहाँ चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू होने पर ये चलेगा, फॉल्स होने पर ये चलेगा। जैसे यहाँ पर ट्रू होने पर ये चलता था, फॉल्स होने पर ये चलता था। जैसे अगर हम लिखें, क्वेश्चन क्या लिखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ ये इसी से एग्जांपल समझ लेते हैं, अदरवाइज हम फिर से लिख लेंगे इसे। देखिए यहाँ क्या है, a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पर अगर a ग्रेटर हुआ, अगर a की वैल्यू बड़ी हुई तो ये वाला रन हो जाएगा। ये मतलब प्रिंट ए हो जाएगा। प्रिंट ए मतलब हुआ कि ए बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पर ये लगाते हैं। देखिए अगर बी की वैल्यू बड़ी हुई तो प्रिंट हो जाएगा बी, अगर बी ए की वैल्यू बड़ी हुई तो ए प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ना ये रन होगा। ये तो कंडीशन ट्रू है ही नहीं, क्योंकि 10 बड़ा थोड़ी होता है 20 से। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने पर ये हमारा रन हो जाएगा, इसका मतलब बी इज़ ग्रेटर है, बी बड़ी वैल्यू है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हमने कोई मान लेते हैं यूज़र से एंटर कराया इंट एन, और हमने कंडीशन चेक किया n इज़ मॉडुलस इज़ इक्वल टू 0। अगर n जो है 2 से मॉडुलस लेने पर इसका वैल्यू 0 आती है, आती है का मतलब क्वेश्चन मार्क।
अगर आती है तो प्रिंट कर देंगे इवन, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इवन। अदरवाइज अगर प्रिंट इवन नहीं हुआ, अगर ये ब्लॉक ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑड हुआ, तो हम ऑड प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन। ये हुआ हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का यही स्टेटमेंट होता है। तो चलिए इसे हम कोड कर लेते हैं और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जब तक हम कोड नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम यूज़र से लेते हैं इंट मार्क्स। तो मार्क्स हम ले रहे हैं, तो पहले हम मार्क्स चेक कर लेते हैं, इंट मार्क्स। ये हम यूज़र से मार्क्स एंटर कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र से हम यही चेक करेंगे कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। ये रहा हमारा, इंटर कर दिया यूज़र ने मार्क्स। और हमने मार्क्स ले लिया, तो यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे, पहले मार्क्स को हम एंटर कराएंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हमने यूज़र से इनपुट लिया मार्क्स। अब हम मार्क्स को चेक करेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन 14 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 14 नहीं हुआ तो इसका मतलब वो स्टूडेंट फेल है। तो पहले हम क्राइटेरिया हमारा क्या हुआ, पहले हम चेक करेंगे कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 14 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर 14 चेक करेंगे, 19 नहीं, इसे हम यहाँ कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अगर ये 16 से बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले तो ये हमारा जो यूज़र है वो पास है, तो हम प्रिंटफ करेंगे। ये हमारा कोपायलट रन हो रहा है, इसलिए ये अपने से सजेशन देता जा रहा है, इसे हम ऑफ कर देंगे अभी। तो हम यहाँ पर प्रिंटफ करेंगे कि ये जो हमारा स्टूडेंट है वो पास है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पास। और इसे देखिए, ये एक ये एक स्ट्रिंग है। हमने बताया था कि अगर आप इसे डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा, तो इसे हम करेंगे डबल कोट्स में। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे इफ़ ब्लॉक। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या वो ग्रेटर देन 60 है, तो ठीक, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा हमने एरर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 40 चेक करना था ना हमको ना। ग्रेटर देन 14 है तो पास है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या वो ग्रेटर देन 16 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 16 है तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीजन से पास है। तो ग्रेटर देन हम लिखेंगे 16। मार्क्स चेक करेंगे, मार्क्स। अदरवाइज अगर स्टूडेंट अगर फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेकंड डिवीजन कर देंगे उसका। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो देखिए, फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो हम सेकंड डिवीजन के लिए चेक नहीं करेंगे कि स्टूडेंट सेकंड डिवीजन से पास है कि नहीं पास है, क्योंकि हमको पता है कि हम इफ वाले ब्लॉक में तभी आ पाए हैं जब हमारा जो मार्क्स है वो 40 से ग्रेटर था। तो अब हम एल्स वाली कंडीशन में डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे इसका, एल्स एल्स सेकंड डिवीजन। तो हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ प्रिंट एफ सेकंड डिवीजन। क्यों, अब देखिए, अब इसे डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर भी हम स्ट्रिंग लगा देंगे इसका, सेकंड डिवीजन। देखिए, अगर स्टूडेंट का मार्क्स 40 से ऊपर है ही नहीं तो क्या करेंगे, हम फेल लिख देंगे, क्योंकि देखिए 40 के नीचे तो फेल ही होगा वो। फिर तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स। अब देखिए, ये बाहर का एल्स है, ये इस वाले इफ़ का एल्स है, ये इस वाले का नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्टेड वाला था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये ऊपर वाले ब्लॉक का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स, प्रिंट एफ करेंगे यहाँ पर भी, प्रिंट एफ, और हम इसे डबल कोट्स में लिख देंगे फेल। स्टूडेंट हमारा फेल हो गया, इसका सत्यानाश। और यहाँ पर हम इसे हम लगा देते हैं बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन लगाने से क्या होता है कि अगली जो लाइन प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी। इसे हम थोड़ा डाउन करते हैं। अब देखिए पूरा कंप्लीट कोड आपको दिख जाए, ये रहा हमारा कंप्लीट कोड, अब सही है। और इसे हम चलते हैं, अब रन करते हैं, देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। तो इसे हम ऊपर कर लेते हैं अब। तो ये हमारा कोड रन हो रहा है, ये रन हो गया। यहाँ पर हम अपना मार्क्स एंटर करेंगे, मार्क्स हम एंटर करते हैं 45। तो 45 रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए पास, पास आ गया हमारा, और हम सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं, हम फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए हैं। हम एक बार और रन करके देखते हैं। तो इस बार हम फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो फर्स्ट डिवीजन आ गया, पास फर्स्ट डिवीजन। और इस लैंग्वेज को चाहे तो आप और अच्छा इसे कर सकते हैं, यू पास्ड इन सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, और भी अच्छा से इसे हम लिख सकते हैं। बस ये है कि लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक बार और रन करके हम फेल हो करके भी देख लेते हैं। 35%, 35% पर हम फेल आ जाते हैं, हम हो गए हैं फेल। अब हम चलते हैं, ये लॉजिक तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले लॉजिक पे। ये हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंट एन लिखते हैं, हम करेंगे यहाँ पर एन,
और मार्क्स हम एंटर कराएंगे और यहाँ पर हम एक टर्नरी ऑपरेटर लिखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर क्या करेंगे, हम ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पे। पहले हम इसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो प्रिंटफ एंटर नंबर, यहाँ पर हम एंटर करा लिए हैं। इसे हम अब स्कैन करेंगे, स्कैनफ करेंगे, स्कैनफ, और यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। एक नंबर है तो इसके लिए हम लिखेंगे %d। इसे हम बार बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और हम इसे लगाएंगे m%, और लिखेंगे हम n, और हम लगाएंगे यहाँ पर सेमी कॉलन। अब हमारा n आ गया है। अब हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लिखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर में क्या लगाएंगे, ये एक इवन है या फिर ऑड है, तो इसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या लिखेंगे, n मॉडुलस। अब हम मॉडुलस लेंगे 2 से, तो लिखेंगे हम n मॉडुलस 2। हम मॉडुलस लेने के बाद डबल इक्वल लगाएंगे, तो क्या ये ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और अगर ये ब्लॉक ट्रू हुआ तो क्या होगा, तो प्रिंटफ कर देंगे हम इवन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ इवन नम्स हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक डबल कॉलम। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर करेंगे प्रिंटफ, प्रिंट एफ, फिर लिखेंगे यहाँ प्रिंटफ में हम लिख देंगे इस बार ऑड नंबर, तो हम लिखेंगे ऑड, ऑड नम्स। तो चलिए अब हम इस ब्लॉक को करते हैं रन, देखते हैं कि क्या ये हमारा कंडीशन अच्छे से रन हो रहा है कि नहीं। तो इसे हम सेव करते हैं और इसे हम करते हैं रन। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। तो एंटर योर नंबर, नंबर हम करते हैं 3 एंटर करते हैं। इस समय हमको ओड प्रिंट होना चाहिए, तो देखते हैं और हमारा प्रिंट हुआ ओड नंबर। और हम अब दूसरा नंबर प्रिंट करते हैं, एक बार और रन करके देख लेते हैं। तो इंटर हम करते हैं इस बार 4, जब 4 एंटर किया तो हमारा इवन नंबर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, यही है हमारा टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में कैसे वर्क करता है। देखिए, अगर ये वाला ब्लॉक अगर ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट हुआ हमारा इवन। इसका मतलब जो पहला ब्लॉक है वो ट्रू होने पर चलता है और दूसरा ब्लॉक हमारा जब कंडीशन फॉल्स होती है तब चलता है ये। तो ये भी एक इल्स और एफ, इसी का रिप्लेसमेंट है ये। क्योंकि देखिए, जो कंडीशन हमारा उसमें चेक होता था वो यहाँ पर भी चेक हो रहा है। तो ये इफ़ वाला कंडीशन हो गया, ये एल्स वाला कंडीशन हो गया। तो ये इफ़ और एल्स का रिप्लेसमेंट है कि अगर वो नहीं यूज़ करना है तो आपको आप ये यूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए, स्विच केस क्या है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड वेरिएबल। तो अगर एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल का आप चॉइस बेस करते हैं, मतलब आपका चॉइस है तो आप कभी ये प्रिंट कर ये डाल दे रहे हैं तो कभी वो डाल दे रहे हैं, ये वो समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आपको क्या करना है कि डे लेना है, यूज़र से डे लेना है कि आप डे में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं हमारे पास, 1 फिर 2, ऐसे करते करते आपके पास कितने चॉइस हैं, आपके पास 7 नंबर हैं। कि आप अगर इन नंबर्स को प्रिंट मतलब कि डालें तो वहाँ पर आपको उस नंबर का आ जाए डेज़। जैसे 1 डाल रहे हैं तो आपको संडे प्रिंट हो जाए, चाहे तो आप मंडे से स्टार्ट करिए। तो 1 डालें तो आप मंडे आ जाए वहाँ पे। अगर 2 डाल रहे हैं तो आपका ट्यूसडे आ जाए वहाँ पे। तो इस तरीके से आप केस बेस हो कि अगर जो एक्सप्रेशन हो, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये हमारा यूज़र से इनपुट होने वाला वेरिएबल होता है। कि आप डेज़ लिए हैं तो डेज़ की वैल्यू कभी आप 1 डाल रहे हैं, कभी आप 2 डाल रहे हैं। तो जो यहाँ पर आप डेज़ लेते हैं वेरिएबल, वो यहाँ पर इनपुट करते हैं। और जो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है, कभी 1 कभी 2, तो ये जो वैल्यू नंबर 1 यहाँ पर डालते हैं आप, वैल्यू नंबर 2 यहाँ पे डालते हैं, वैल्यू नंबर 3 आगे डालते हैं, मतलब ऐसे करके ये चला चला जाता है। और जब आप अगर कुछ भी नहीं डालते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप ऐसा कुछ डाल दिए जो इस इन सब से मैच ही नहीं किया, तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाता है। इसे हम और अच्छे से क्लियर समझते हैं। देखिए, क्या है कि यहाँ पर हमने ब्रेक भी लगा रखा है। अब ब्रेक क्या होता है, तो देखिए ब्रेक क्या किस तरीके से वर्क करता है कि अगर हमारा केस ये वाला मैच कर गया, हम यहाँ पर क्लियर समझते हैं, इसके अगले वाले पेज पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए, ये हमारा है स्विच, यहाँ पर तो लिखा है हमारा स्विच, ठीक है। यहाँ पर और इसके अंदर हमारा वही एक्सप्रेशन होता है जो यूज़र से हम एंटर कराते हैं। जैसे अगर डेज़ हुआ तो हम यहाँ पर डेज़ प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया डेज़, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं एक कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
अब इसके बाद इसकी वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं यूज़र से। तो डेज़ है तो यूज़र ने कभी डाला 1, कभी 2 डाला, कभी 3 डाला, कभी डाल दिया 99 तो 89। अब 89 इन सब में है ही नहीं, तो 89 के लिए भी हम बना के रखे हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट। हर एक केस के बाद, जैसे यहाँ पर हमारा केस 1 हुआ, तो केस केस लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू रहती है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे केस 1, बस इतना ही लिखेंगे, ये लगा देंगे और यहाँ पर जो भी हमको लिखना रहेगा इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे केस 2 नहीं लिखेंगे। ये 1 और ये जो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ये क्या होते हैं? ये जो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने वैल्यू ना प्रिंट करके कुछ और ही प्रिंट किया होता, डेज़ ना लगा करके यहाँ पर हमने साइन प्रिंट किया होता कि प्लस, तो यहाँ पर हमको प्लस ही लिखना रहता। क्योंकि अगर ये वाला मैच करेगा वैल्यू, तो ही ये वाला ब्लॉक रन होगा। देखिए जो डेज़ का वैल्यू अगर हम सी डाल दें, तो पहले से मैच नहीं हुआ, दूसरे से भी मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला रन हो जाएगा। अगर इन सब से मैच करना होता है, जो मैच करेगा वही ब्लॉक वाला आपका रन हो जाएगा। तो अगर 1 हुआ फिर 2 हुआ, तो 1 के लिए हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मंडे। अगर 2 हुआ तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे प्रिंट करते चले जाएँगे। ऐसे मंथ नेम भी होते हैं, ऐसे ये डेज़ नेम भी हो गए हैं। तो ऐसे आप चाहे जितना करते हैं, कैलकुलेटर भी आप इससे बना सकते हैं कि अगर प्लस हुआ, 2 नंबर्स का ऐड कर दीजिए, उन दोनों नंबर्स का अगर यहाँ पर उन्होंने अगर प्रिंट किया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे आप बहुत सारे सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पहले करते हैं कि यूज़र से क्या लेते हैं, डेज़ लेते हैं और फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम उस ड्रेस का नेम प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। और इसके पीछे थोड़े बहुत लॉजिक है। क्या लॉजिक है? ब्रेक का लॉजिक हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें आप इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं, बाकी इसे डिटेल में आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा ब्रेक, एक हमारा होता है कंटिन्यू। ये सब कैसे वर्क करते हैं देखिए। पहला होता है जो ब्रेक होता है, जैसे ही आप पहला केस मैच किया, ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। अगर आप इसके नीचे ब्रेक नहीं लगाएँगे, तो ये सारे के सारे नीचे के आपस में जो सभी के सभी हैं, सब के सब रन हो जाएँगे, बिना केस मैच किए। अगर आप यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाए हैं तो, ब्रेक लगाने पे क्या होता है कि जो भी आपका ये लूप रहता है, इस लूप से ये वैल्यू पूरी की पूरी जो प्रोग्राम है, एग्ज़ीक्यूट होना बंद हो जाता है और यहीं से हमारा उस लूप के बाहर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर ब्रेक इस तरीके से यूज़ होता है। और कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू होने पर जो मैच होगा आपका, वो तो रन नहीं होगा, बाकी वो अगला वाला रन हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है, जो मैच हुआ, जो भी कंडि जहाँ पर भी कंटिन्यू लगा हुआ है, अगर उस ब्लॉक में हुआ, उस ब्लॉक में गया, तो बोलता है कि ये वाला ऑपरेशन आप छोड़ दो, बाकी आगे जितने भी हैं सबको रन कर दो। कंटिन्यू का मतलब ये होता है। और ब्रेक का मतलब होता है क्या होता है, केवल उसे ही रन करो, बाकियों को छोड़ दो। ये कंटिन्यू का मतलब होता है कि इसे ही आप छोड़ दो, बाकियों को ले लो। समझ में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर हम ब्रेक का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको इसको तो लेना है, बाकियों को नहीं लेना है, तो यहाँ पर हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। अगर हमको इसको छोड़ना रहता और बाकियों को लेना रहता, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। देखिए, कंटिन्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमको कुछ छोटे-मोटे एल्गोरिदम बनाने रहते हैं। छोटे-मोटे मतलब कि आप ऐसा करिए कि आप यूज़र से एंटर लेते जाइए नंबर। एंटर मतलब आप 1 से लेकर के 10 तक नंबर लीजिए, लेकिन जैसे ही यूज़र गलती से 5 अगर अगर क्लिक कर देता है, 5 मतलब एंटर कर देता है, तो उसे वहीं से एग्ज़ीक्यूट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही 5 एंटर करता है, तो 5 आ गया हमारे पर, मतलब कंडीशन मैच हो गया। तो हम वहाँ पर कंटिन्यू लगा देते हैं कि मतलब 5 जैसे ही एंटर करे वहाँ पर उस 5 को स्किप कर दीजिए। तो 5 यहाँ पे स्किप हो जाएगा, 5 नंबर हमारा प्रिंट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। और ब्रेक का यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो ब्रेक का यूज़ हम यहीं पे करेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसके बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है। और यहाँ पर हम एंटर कराते हैं, यूज़र से नंबर ही एंटर कराएँगे। नंबर के रूप में हम यहाँ पर डेज़ लिख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेते हैं। नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 नहीं लेते हैं, छोड़िए इसको। हम यहाँ पर अपने से लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ एंटर डे नंबर 1 टू 7। अब हम यूज़र से यही बोलेंगे, अगर वो प्रिंट और ज़्यादा भी कर देता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं भाई? तो हम बोलेंगे कि यूज़र से 1 से 7 के बीच में ही नंबर एंटर करे, लेकिन कभी और दूसरा नंबर एंटर कर देता है तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा देंगे, ताकि वो कभी वो भी आ जाए। तो इसके लिए हम स्विच केस का स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे स्विच केस,
तो देखिए, ये हमारा कोपायलट दे रहा है अच्छे से, इसे हम समझा देंगे अच्छे से आपको, क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए यूज़र हमारा दे रहा है, क्या दे रहा है कि हर बार ब्रेक का भी यूज़ कर रहा है। जो यहाँ पर हमारा कोपायलट है, ये कोपायलट ही दिया हुआ है। देखिए, स्विच केस में डेज़ लिया हुआ है, इसे हम ले लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि ये ठीक है, हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, हमने यूज़र से डेज़ लिया, यहाँ पे डेज़ आ गया है, और ये हमने प्रिंट किया कि आप 1 से 7 के बीच में आप डेज़ नंबर प्रिंट करिए, डेज़ नंबर आप दीजिए। हमने यहाँ पर डेज़ नंबर स्कैन करके इसमें स्टोर कर लिया है। अब जो वाला केस मैच करता है, जैसे 1 मैच किया तो हमारा प्रिंट हो जाएगा मंडे, इसे हम नेक्स्ट लाइन हटा देते हैं। नेक्स्ट लाइन हटाएँगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमको हर एक को एक साथ तो प्रिंट नहीं करना है, केवल एक ही लाइन प्रिंट करनी है, तो हमें नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने का कोई यूज़ नहीं है। हम नेक्स्ट लाइन हटा देते हैं। देखिए, अगर आप 1 देते हैं, यूज़र जो हमारा अगर 1 देता है तो मंडे प्रिंट होगा, और यहीं से ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब अगला वाला हमारा कोड रन नहीं होगा। अगर 2 मैच करता है तो 2 वाला ब्लॉक रन होगा और आगे से ये ब्रेक हो जाएगा, आगे ये रन नहीं होगा। अगर 3 वाला प्रिंट होता है तो वेडनेसडे आएगा और यहीं से ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर इन सब के अलावा अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और प्रिंट, और अगर कोई और यूज़र कुछ और डाल देता है, तो यहाँ पर लिखेगा इनवैलिड डेज़ नंबर, प्लीज़ एंटर योर बिटवीन 1 टू 7। मतलब कि आप इन सब के बीच का ही एंटर नंबर करिए। आप कुछ मतलब कि उल्टा-पुल्टा नंबर अगर डालेंगे तो यहाँ पर ये नहीं देगा। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। बाकी इस लॉजिक को तो हम पहले ही समझ चुके हैं, बाकी ये कोड है, देख लेते हैं ये रन होता है, और इसे हम रन ने किया, और यहाँ पर आ गया है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 टू 7। तो इसमें हम 1 प्रिंट करके देखते हैं। 1 हमने एंटर किया, 1 एंटर किया तो मंडे आ गया है। एक बार और रन करके देखते हैं हम, और यहाँ पर हम इस पर प्रिंट कर देते हैं 39। देखते हैं 39 एंटर करने पर क्या आता है। तो 39 पर यहाँ पर आ गया इनवैलिड डेज नंबर, प्लीज़ एंटर बिटवीन 1 टू 7। आप इसके बीच में अगर प्रिंट करेंगे तो ही डेज नंबर आ पाएगा, डेज नेम, अदरवाइज डेज नेम नहीं आएगा। तो चलिए हम अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं अब। देखिए, स्विच केस जो है हमारा इसी तरीके से वर्क करता है ये। आई होप कि ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। जब मल्टीपल्स रहते हैं तब ये यूज़ होता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको और धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको हम डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम नंबर नहीं किए हैं तो नंबर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर्स यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है कि वो नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा लार्जर है कौन लार्जर नहीं है, क्या वो दोनों इक्वल हैं, क्या वो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हमको करना क्या है, तो चलिए इसको हम पहले कंपेयर करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए हम यहाँ पर लॉजिक डिस्कशन करते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखिए हमने यूज़र से एंटर कराया दो नंबर, तो हम लिख देते हैं इंट ए एंड बी। इसे हम पूरा कोड हम चल करके सूडो कोड कर लेते हैं। यहाँ पर केवल केवल लॉजिक डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इफ़ ब्लॉक का ही यूज़ करेंगे। तो हमने मान लेते हैं यूज़र से हमने दो नंबर्स एंटर कराया, यहाँ पर हमने लिखा इफ़ क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि ए इज़ ग्रेटर, प्रिंटफ करेंगे हम यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर, ये प्रिंट कर देंगे। अगर इफ़, क्योंकि हम इफ़ से ही चेक करेंगे, क्योंकि हर बार हमको चेक करना है, हम चेक करेंगे क्या बी इज़ ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम भी इसके लिए ये लिखेंगे। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे बी इज़ ग्रेटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर। अगर बी इज़ ग्रेटर ए इज़ ग्रेटर, हमने दो ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लिया लॉजिकल का, ये भी परफॉर्म कर लिया ये भी कर लिया। अब हम ये वाला चेक करेंगे क्या वो दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। अगर ये वाला ट्रू है तो इसका ब्लॉक रन हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे बोथ आर इक्वल, तो हम लिख देंगे बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। ये नॉट इक्वल का साइन होता है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो हम लिख देंगे बोथ आर नॉट इक्वल, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नॉट इक्वल। ये हमारा हुआ लॉजिक।
चलिए अब हम सूडो कोड करके एक्चुअल कोड करके देखते हैं क्या यह हमारा लॉजिक अच्छे से रन होता है कि नहीं। बाकी यहाँ है कि एंटर हमने कराया ए और बी को, दोनों को हमने चेक किया यहाँ पे, फिर उसके बाद हम चलते हैं कोड करेंगे और इसके सूडो कोड के बारे में हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए इसे हमने कोड किए, यहाँ पर हम एक्चुअल कोड कर लेते हैं। क्या है पता, ये काफ़ी लोग के पास लैपटॉप्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कोड करके देखते हैं। यहाँ पे इंट मेन, इतने छोटे में रन हो पाएगा? इतने छोटे में तो हो ही नहीं पाएगा ये, क्योंकि 3-4 ब्लॉक है हमारे पास। चलिए हम एक्चुअल कोड करके ही देखते हैं ताकि ये क्लीन हो जाए। अब इसमें हम यूज़र से एंटर कराते हैं 2 नंबर्स, तो इंट ए कॉमा बी। अभी हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, अब इसका हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे, यूज़ करने से पहले हम एंटर कराएंगे दोनों नंबर्स का, तो एंटर 2 नंबर्स, और दोनों नंबर्स को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की लगाते हुए दोनों को हम एंटर कराएंगे। अब हमने दोनों नंबर्स को एंटर कर लिया है। अब हम इन दोनों नंबर्स का हम कंपेयर कराएंगे कि क्या ये, अब हम इन दोनों नंबर्स का एंटर कराएंगे। तो देखिए ये दोनों नंबर हमारे पास आ गए हैं, अब हम इसका चेक करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेशन में, रिलेशनल ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, क्या ए ग्रेटर देन है बी से? अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे ए इज़ लार्जर या फिर ए इज़ ग्रेटर। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर हम कर देंगे ए इज़। अगर ये ब्लॉक नहीं ट्रू हुआ तो इसके लिए हम सेकंड ब्लॉक लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे फिर से इफ़, यहाँ पर भी कंडीशन चेक करना है क्या बी इज़ ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी इज़ ग्रेटर। तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, चाहे तो हम बी इज़ ग्रेटर देन ना लिख करके हम ए लेस देन ए लिख देते, बी लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इज़ लार्जर, फिर से प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हम इसी को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट, और हम यहाँ पर ए की जगह हम प्रिंट कर देंगे बी को, बी का नाम लिख देंगे। इस तरीके से हमारा टाइम भी बच जाएगा। फिर यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे कंडीशन, फिर से चेक करेंगे कंडीशन, क्या चेक करेंगे इस बार चेक करेंगे क्या ए इज़ इक्वल टू बी है कि नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे बी, तो लिख देंगे बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ, और अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या लिख देंगे हम, बोथ आर इक्वल। तो लिख देंगे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अब फिर हम अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अगला हमारा क्या था ऑपरेशन, अगला था नॉट इक्वल का। अगर ए और बी, अगर सोचिए एक सेकंड, तो हम लिख देते हैं इफ़, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाना भूल गए, तो यहाँ पर लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल बी। तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स नॉट इक्वल, नॉट नॉट इक्वल, और हम इसे करते हैं अब सेव। ये हमारा हो गया है सेव। अब हम चलते हैं इसे करते हैं रन, रन करके देखते हैं ये हमारा रन हो पाया। एंटर 2 नंबर्स, तो पहला नंबर हम एंटर करते हैं 2, एंड दूसरा नंबर हम एंटर करते हैं 2। फिर से दोनों इक्वल हैं तो आना चाहिए बोथ आर इक्वल्स। फिर से हम इस बार रन करते हैं, और ये हमारा हुआ। हम एक बार एंटर करते हैं 2, और फिर से एंटर किया हमने 3। इस बार देखते क्या आता है, बी इज़ लार्जर एंड नॉट इक्वल। यहाँ पर हम सेकेंड लाइन प्रिंट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए बी इज़ लार्जर तो आया और नॉट इक्वल आया, क्यों, क्योंकि ए और बी डिफरेंट है। तो ये हमारा हुआ बी इज़ लार्जर बट नॉट इक्वल। यहाँ पर हमें आना चाहिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हमें बैक स्लैश एन कर देंगे, यहाँ पर भी कर दे रहे हैं बैक स्लैश एन, और यहाँ पर भी कर दे रहे हैं हम बैक स्लैश एन। अब हम करते हैं सेव, अब हम करते हैं फिर से अगेन रन, अगेन रन किया हमने। यहाँ पर देखिए अब हम पहला नंबर एंटर करते हैं 5, एंड दूसरा नंबर करते हैं 6। अब हम करते हैं, इस समय बी इज़ लार्जर है और नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर आया बी इज़ लार्जर एंड नॉट इक्वल। अब आपको क्लियर हो गया, बी इज़ लार्जर एंड नॉट इक्वल। हम फिर से रन करते हैं एक बार हम ए इज़ लार्जर करके देखते हैं।
ए इज़ लार्जर करके देखते हैं, तो हम करेंगे इस बार 6 एंटर 5। इस बार ए इज़ लार्जर आना चाहिए, ए इज़ लार्जर एंड नॉट इक्वल। तो हमारा ये अच्छे से कोड रन हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हमारा लॉजिक हुआ और हमने कोड करके भी देखा इसे। यहाँ पे क्या है? राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर लाइन बिटवीन टू गिवन नंबर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक हमें कोड करना है। क्या है कि बिटवीन टू गिवन नंबर्स लाइज, मतलब जो हम एक नंबर एंटर करें वो दोनों गिवन नंबर्स के बिटवीन लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं। देखिए हम हम इस बार लॉजिक यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और कोड हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्योंकि हमने जब हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कशन कर लिए तो यहाँ पर स्पेस उतना बचा नहीं है कि हम यहाँ पर सूडो कोड कर पाएंगे। हम लॉजिक यहाँ डिस्कशन करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट पेज पर सूडो कोड करने के लिए। तो चलिए हमारा लॉजिक क्या है इसमें कि हम दो नंबर्स एंटर करेंगे। दो नंबर्स मान लेते हैं ए और बी है। देखिए हमें इनपुट क्या मिलेगा? तीन इंटीजर्स मिलेंगे। पहले होंगे दो इंटीजर्स होंगे जो नंबर दिएंगे वो गिवन नंबर्स होंगे। और जो हमारा थर्ड नंबर रहेगा उससे हमें चेक करना रहेगा कि इनसाइड लाई करता है हमने जो दो नंबर्स दिए हैं उनके, या फिर बाहर लाई करता है, आउटसाइड लाई करता है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसे। देखिए लॉजिक क्या है, हमने दो नंबर्स लिया, मान लेते हैं वो दो नंबर्स हमारे, एक हो गया है ए हमारा जो है वो 5 है और बी जो हमारा है वो 10 है। तो हमने यहाँ पर समझ में आ गया। और जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर वो 6 भी हो सकता है और थर्ड नंबर हमारा 11 भी हो सकता है। तो जो 6 है वो इनसाइड है, मतलब इन दोनों के बीच में है। तो इनसाइड द लिखेंगे, इनसाइड द गिवन रेंज। और अगर ये जो 11 है ये दोनों के आउटसाइड द रेंज है, मतलब रेंज के बाहर है। और ये हो सकता है कि ये 2 भी हो सकता था, ये भी आउटसाइड द रेंज है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 5 से छोटा रहे या फिर 10 से बड़ा रहे, ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये हमारा हुआ लॉजिक। इसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे? लॉजिक की पर बात करते हैं हम। यहाँ पर हम चेक करेंगे गिवन नंबर्स का। मान लेते हैं गिवन नंबर्स n है, तो n जो होना चाहिए वो a से बड़ा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे a से बड़ा हो या a के बीच में हो। अगर ए से बड़ा होगा तो ही, क्योंकि बीच बराबर आ गया तो फिर रेंज में कहाँ आया उसके। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोज और ओपन ब्रैकेट लगा नहीं है इसलिए हम डबल इक्वल लगा देते हैं। देखिए जो एन है वो ए से बड़ा हो या ए के बराबर हो। एंड यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये भी होना चाहिए और साथ में हमारा एन से छोटा भी होना चाहिए, और एन के इक्वल भी हो जाए तो भी चलेगा। तो हमारा बी के इक्वल और बी से हमारा छोटा होना चाहिए एन, और ए से बड़ा और ए के इक्वल भी हो जाए तो चलेगा। अगर ये हुआ तो हमारा नंबर इनसाइड है, मतलब इसके अंदर है, इनसाइड है। अगर ये नहीं हुआ, इफ कंडीशन ये रहा, अगर ये नहीं हुआ तो इल्स एल्स में हम प्रिंट कर देंगे कि आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। मतलब ये हमारा हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इनसाइड हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर आउटसाइड हुआ। और ये रहा हमारा लॉजिक। हम चलते हैं इसे नेक्स्ट पेज पर सूडो कोड कर लेंगे। सूडो कोड क्या है जल्दी जल्दी करते हैं हम। इंट करेंगे, इंट मेन लिखेंगे, यहाँ पे हम इंट मेन लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम एंटर कराएंगे इंट एन और इंट ए कॉमा बी एंड एन। इन तीनों को हम पहले एंटर कराएंगे यूज़र से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर थ्री नंबर्स, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है। मेन है हमारा, इस प्रॉपर हम देख लेते हैं स्कैन एफ। यहाँ पर हम स्कैन एफ लिखेंगे। इसमें हम तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और परसेंट डी, क्योंकि ये तीनों हमारे इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे एम परसेंट ए कॉमा एम%b कॉमा एम%n, क्योंकि तीनों के तीनों वैल्यू को हम इनपुट ले रहे हैं, इसलिए एम% लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हम इनके ही एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ हमारा हमारा क्या है, एन क्या ग्रेटर देन और इक्वल है हमारा ए के, एंड ये हमारा एन जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल होना चाहिए हमारे बी के। अगर ये कंडीशन है तो हमारा क्या होना चाहिए, एक सेकंड, यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे हमारा इनसाइड इनसाइड द रेंज, इनसाइड रेंज। अगर ये नहीं है तो क्या हुआ, आउटसाइड रेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम एल्स लगा देंगे। एल्स लगा कर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ इन आउटसाइड द रेंज। हम यहाँ पर लिख देंगे आउटसाइड, आउटसाइड
गिवन रेंज लिख देंगे, चाहे तो आउटसाइड रेंज भी लिख देंगे, तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। और हम इसे कर देंगे क्लोज़। इसे भी हमने यहाँ पर किया नहीं है क्लोज़, तो क्लोज़ कर दिए। और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न 0, और हमने यहाँ पर कर देना है ब्रैकेट क्लोज़। तो ये हमारा हुआ पूरा प्रॉपर कोड हमारा हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसे वीएस कोड में करते हैं और प्रोग्राम को रन करके भी देखते हैं। प्रोग्राम ज़रूरी है भाई, प्रोग्राम नहीं करेंगे तो फिर कोड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको कोड करना आना चाहिए। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी हम कोड करके देख लेते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बचा रहे। यहाँ पर हम जो यहाँ पर ए बी ले रहे हैं, यहाँ पर हम एन भी आगे लगा देंगे। तो हमने एन ले लिया, और यहाँ पर हम 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स लिख देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते जाते हैं, हमको लिखने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने जो 2 लिखा है, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे %n लगा देंगे। %n लगाया हमने, और यहाँ पर एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, अदरवाइज 2 ही नंबर एंटर करेगा। जितना आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए रहेंगे उतने ही नंबर्स को वो एंटर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। आप सोच रहे हैं कि 2 लगा करके 3 ले लेंगे, नहीं होगा ऐसे। तो चलिए अभी नंबर को हम यूज़ करेंगे, तो हम लगाएंगे इफ़ जो हमारा n होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए a के। एंड ऑपरेटर लगाएंगे, डबल एम्परसेंट लगाएंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, बी से हमारा छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा आएगा बिटवीन ए एंड बी। ये देखिए इसने थोड़ा सा अच्छा दिया है कोड, बट हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ से नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनसाइड, क्योंकि हमने जो अभी लॉजिक डिस्कशन करके आए हैं उससे थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट होता है तो माइंड लगता है कि पता नहीं क्या कुछ अलग हो गया। तो कुछ अलग नहीं है, बट उसने थोड़ा फॉर्मेट में देता है वो आंसर। और हम जो है कि बिना फॉर्मेट में मतलब कुछ भी प्रिंट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो थोड़ा सा फॉर्मेट में आंसर देता है। इससे लगता है यार कि कुछ अलग कर दिया है, नहीं वो थोड़ा सा फॉर्मेट में देता है आंसर। तो चलिए अगर ये इनसाइड कर रहा है, अगर बिटवीन लाइक कर रहा है, तो हम लिख देंगे इनसाइड रेंज। रेंज नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड रेंज। अब हम एल्स वाला कंडीशन प्रिंट करते हैं। एल्स वाले में हम लिख देंगे आउटसाइड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एल्स में। एल्स वाला ब्लॉक तो वैसे भी काफ़ी सिंपल है, हम प्रिंट कर देंगे केवल प्रिंट एफ, और हम इसमें लिखेंगे आउटसाइड रेंज। तो लिख देंगे हम साइड आउटसाइड रेंज। ये ब्लॉक हमारा हुआ कंप्लीट, इसे कर देंगे हम क्लोज। और रिटर्न हमने पहले से ही किया हुआ है यहाँ पे। अब हम इसे करते हैं सेव, और हम करते हैं इसे रन। अब देखते हैं हम क्या होता है हमारा, क्या होगा, क्या हमारा ये कोड रन होगा अच्छे से। हाँ, एंटर 3 नंबर्स, तो हम पहला नंबर एंटर करते हैं 1, क्योंकि पहला नंबर छोटा एंटर करेंगे। दूसरा नंबर करते हैं हम 10, तो दूसरा नंबर हमने किया 10। और तीसरा नंबर हम एंटर कर देते हैं इस बार 5। तो हमारा आना चाहिए इनसाइड। तो देखिए ये है इनसाइड द रेंज। और अगर हम आउटसाइड भी करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता आउटसाइड का क्या है। तो आउटसाइड करने के लिए इस बार फिर से हम एंटर करते हैं, कुछ बड़ा नंबर एंटर करें। इस बार करते हैं पहला 99, और दूसरा नंबर हम कर देते हैं 111। तो फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं, तीसरा नंबर हम एंटर कर देते हैं 1। तो इस बार 1 जब हम एंटर किया तो आउटसाइड आना चाहिए, तो आउटसाइड रेंज आ गया। इसका मतलब हमारा कोड प्रॉपर रन हो रहा है। अब हम चलते हैं अगले लॉजिक पर, देखते हैं